यस, नमस्ते एवरीवन। हमारा जो टॉपिक अभी जो करंट में चल रहा है वो स्पोर्ट्स इंजरीज हम पढ़ रहे हैं। एक थोड़ा सा एक आगे बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन रहते हैं जो हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि स्पोर्ट्स इंजरीज कौन कौन सी होती हैं डिपेंडिंग अपॉन दियर कॉज। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ओवर यूज। सेकेंड वन हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन, तो सॉफ्ट बोन इंजरीज एंड बोन इंजरीज, जो नेमली फ्रैक्चर्स एंड जॉइंट इंजरीज, इसमें डिस्लोकेशन ज़्यादा आएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंट्यूजन क्या होता है। अब यहाँ पर हमने जो सॉफ्ट इंजरीज़ के जो टाइप हैं, जो सॉफ्ट इंजरीज़ हमने जो पढ़ा है उसके टाइप्स हमने पढ़ना स्टार्ट किए। कंट्यूजन और ब्रूश, फिर स्ट्रेन जो कि नेमली टेंडन से रिलेटेड होता है, उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको इमेज के थ्रू समझाए कि क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं स्ट्रेन के। देन आफ्टर स्प्रेन जो कि लिगामेंट से रिलेटेड होता है। मैंने आपको लिगामेंट एंड टेंडन में डिफरेंस भी समझाया। टेंडन जो है हमारी मसल को बोन से जोड़ता है, लिगामेंट हमारी बोन को बोन से जोड़ता है, दोनों में डिफरेंस भी समझाया। स्प्रेन का एग्जांपल दिस वन। नाउ एब्रेशन, एब्रेशन स्किन रब हो जाती है जब हमारा जो वुंड है वो पहले से ही ओपन है एंड अगेन that rubbing is happen on that wound is called that abrasion. Abrasion का एग्जांपल समझाया। लैक्रेशन, लैक्रेशन का एग्जांपल्स इncision, देन आफ्टर इncision, इncision के बाद हेमाटोमा हमने देखा। हेमाटोमा क्या होता है, जो हमारी वेन्स रहती हैं, जो कैपिलरीज रहती हैं वो स्वेलिंग आ जाती है उनमें, उसमें तो एंड इट बिकम्स slightly purplish, so it is called hematoma. Then after we have studied about the fractures, so dislocation fracture. Then after we have shown you certain type of diagrams also कि what is the normal position of this humerus bone and what is after the dislocation. Then after stress fracture, आप ज़्यादातर रिपीटेड स्ट्रेस देते हैं ओवर अ टाइम on that particular part, that fracture is known as stress fracture. Next one is green stick. green stick बहुत ही लाइट फ्रैक्चर होता है जो जनरली इन्फेंसी और चाइल्डहुड में होता है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है और बहुत ही स्लाइट सा एक फ्रैक्चर होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको ब्लैक डार्क जो आपको इमेज दिख रही होगी जो बोन में, वो अपना ग्रीन स्टिक है। देन कम्युनेटेड फ्रैक्चर, जो बोन है वो दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दैट इज कम्युनेटेड। देन ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। ट्रांसवर्स हमारा जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के एंगल पे अगर हमारी बोन अगर ब्रेक होती है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। एंड ऑब्लिक में अगर हमारी बोन जो है एंगल पे अगर टूटती है अदर देन द 90 डिग्री तो वो ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड में दोनों बोन एक दूसरे पे पूरा मतलब एक दूसरे से फोर्स लगाती हैं एंड जैम टुगेदर बाय फोर्स ऑफ द इंजरी, और दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्टेड। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी कि व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपको, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज पुअर ट्रेनिंग मेथड एंड ड्यूरेशन। पुअर ट्रेनिंग मेथड एंड ड्यूरेशन, जनरली बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना खुद से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं किसी स्पोर्ट्स में और उन्हें ड्यूरेशन प्रॉपर पता नहीं होता है कि किस ड्यूरेशन तक हमें कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए। तो वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द इंजरी इज पुअर ट्रेनिंग, अनहेल्दी मेथड्स, लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग सेशन विदाउट रेस्ट लीड टू इंजरीज। जनरली होता क्या है, ओवरलोड बढ़ता है। ओवरलोड अगर हमें मैनेज नहीं करते आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड द पुअर ट्रेनिंग मेथड। और ओवरलोड बढ़ेगा किस वजह से, ड्यूरेशन की वजह से। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक कर रहे हैं तो दैट विल कॉज इंजरीज टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रिपरेशन। अगर लैक ऑफ प्रिपरेशन है, दे आर लायबल टू गेट इंजर्ड, दे आर नॉट कंडीशन टू फेस द चैलेंजेस एंड टू यूज द राइट टेक्निक वाइल परफॉर्मिंग। जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं किसी चीज़ की, सपोज हाई जंप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर हम कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे फॉसबरी टेक्निक होती है हाई जंप की, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, कम इंजर्ड होते हैं उसमें बहुत से प्लेयर, बट बहुत से प्लेयर्स जनरली जाके हाई जंप के बार को जंप कर जाते हैं। लैक ऑफ प्रिपरेशन रहता है, लैक ऑफ टेक्निक रहती है उसमें, तो वो एक कॉज है स्पोर्ट्स इंजरी होने का कि अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं है
then they will get easily hurt if both their body and mind are not prepared well in advance. Next one is proper warming up. सबसे मेन पार्ट जो मेरे नज़र में है वो ये है इंजर्ड होने का, स्पोर्ट्स इंजरीज का, कि वार्मिंग अप कोई भी प्लेयर, बहुत से प्लेयर्स को देखा है मैंने, ज़्यादातर वार्मिंग अप प्रॉपर नहीं होता है, अपनी बॉडी को प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर बॉडी इज़ नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू हैव दैट एक्टिविटी, टू कॉप अप विद दैट एक्टिविटी, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम if warming up is not there, then they will easily get injured. Next one is lack of scientific knowledge. Yes, if athletes do not have the clear understanding about the biology of their bodies and the laws of physics. सबसे पहले साइंटिफिक नॉलेज में लॉज ऑफ फिजिक्स सबसे ज़्यादा आता है. अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूँ, आपने सभी ने नीरज चोपड़ा को देखा होगा जेवलिन थ्रो फेंकते हुए, तो उसका साइंटिफिक नॉलेज आप उसे कैसे रिलेट करेंगे? जब वो जेवलिन थ्रो करता है एट द लास्ट रिलीज ऑफ हिज थ्रो, तो वो अपनी बॉडी को पूरा आगे की तरफ फेंक देता है, ताकि उससे क्या होता है, फिजिक्स जो उसमें लगता है, जो उस जेवलिन में फिजिक्स लग रहा है, वो पूरा जेवलिन को आगे की तरफ पुश कर रहा है और आगे जाने के लिए. तो लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज भी होता है, और जो लोग ये नहीं करते हैं उनका जनरली शोल्डर जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहता है. तो दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरीज अमंग देम ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन. देयरफॉर दे शुड अडॉप्ट अ साइंटिफिक अप्रोच इन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस टू अवॉइड इंजरी. अगेन अ साइंटिफिक नॉलेज will be given by a proper coach और proper training and proper duration. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, साइंटिफिक नॉलेज कहाँ से आएगा? प्रॉपर ट्रेनिंग से आएगा, प्रॉपर ड्यूरेशन से आएगा, राइट. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ फिटनेस. जनरली आप क्रिकेट में देखते होंगे, जनरली लोग क्रिकेट से बहुत अवेयर रहते हैं, तो ज़्यादातर फिटनेस इंजर्ड होते हैं बहुत से प्लेयर. तो इंजर्ड किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनकी फिटनेस नहीं होती है, उनकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो खिंच जाती है, राइट. फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस ऑब्वियसली पुट्स एन एथलीट्स इन द वे ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. देयरफॉर इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी स्पोर्ट्स टू मेंटेन बोथ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ इंजरी. हम फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी दोनों तरीके से हमारी बॉडी को फिट रखना चाहिए, ताकि आपने विराट कोहली को बहुत कम इंजर्ड होते हुए देखा होगा, बहुत कम, द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. क्यों? क्योंकि उसका फिटनेस लेवल जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है. वो अपनी बॉडी को रोज टाइम देता है, फिटनेस पे रोज वर्क करता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही इज नॉट दैट मच इंजर्ड एज द अदर प्लेयर्स आर. सो फिटनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी स्पोर्ट्स इंजरी. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी. यस, ऑफकोर्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका प्रॉपर वार्मिंग अप भी अच्छा है, साइंटिफिक नॉलेज भी अच्छा है, बट आपकी जो न्यूट्रिशन डिमांड है, जो आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल नीड है, ये भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. देन आफ्टर यू विल रियलाइज दैट यस यू विल नॉट गेट इंजर्ड, बिकॉज अगर आपका बैलेंस डाइट नहीं है, अगर आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं, अगर आप अपनी बॉडी की नीड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो उसे रेस्ट के वक्त चाहिए, जो उसे प्रोटीन चाहिए, जो कार्ब्स चाहिए, जो फैट चाहिए, अगर वो न्यूट्रिशन उसे नहीं मिल रहा है, देन एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी जो है इज लाइबल टू गेट इंजर्ड. नेक्स्ट वन इज नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का बहुत से लोग यूज़ नहीं करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्पोर्ट्स इंजरी होती है. कोई डिस्क्राइब करने का पॉइंट नहीं है. अगर किसी भी गेम में आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे फुटबॉल में आप अगर शिन गार्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो पैर इंजर्ड होंगे. क्रिकेट में आप अगर पैड नहीं लगाएंगे तो आपके पैरों पे बॉल लगने के चांसेस हैं, और बॉल लगने के बाद पैर टूट भी सकता है, क्योंकि बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, बॉल भी बहुत हार्ड होती है. तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. बस जो मेरे हिसाब से जो जितने पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेंशन, कि प्रिवेंशन हमें क्या क्या करने चाहिए. प्रिवेंशन, और मैं अगर आपको ये कहूँ कि प्रिवेंशन में अगर हम लोग ट्रीटमेंट भी यूज़ कर दें, कि प्रिवेंशन में हम लोग कॉजेज़ भी यूज़ कर दें. जैसे जो हमने पहले पढ़ा था वो था हमारा कॉजेज़, कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, राइट. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कॉजेज़ पढ़े कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं. अगर इन कॉजेज़ को ही अगर हम प्रिवेंशन मान लें तो आपके दोनों पॉइंट कवर हो जाएंगे. कैसे कवर होंगे? देखो, पुअर ट्रेनिंग मेथड एंड ड्यूरेशन है, कॉज है स्पोर्ट्स इंजरी का. अब मैं इसको प्रिवेंट में भी डाल दूं तो प्रिवेंट में क्या आएगा? ये प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड एंड ड्यूरेशन. सो ये अगर मैंने यहाँ पर लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये प्रिवेंशन पे मैं आता हूँ. ये कॉजेज थे, अब ये प्रिवेंशन. तो कॉजेज में क्या था हमारा? कि हम वार्म अप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, इम्प्रॉपर वार्म अप. यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिखा है प्रॉपर वार्मिंग अप.
नेक्स्ट वन हमने यहाँ पर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी लिखा था, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यहाँ पर हमने लिखा है बैलेंस डाइट। प्रिवेंशन जो है वो आपको कॉजेज से ही मिल जाएंगे, अगर आपने कॉजेज आपको प्रॉपरली याद हैं तो दे आर ऑटोमेटिकली योर पॉइंट फॉर दी प्रिवेंशन। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्किल यहाँ पर लिखा हुआ है, लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज हमने यहाँ पर उसे कर दिया है प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्किल। अगर आपको स्किल का नॉलेज है तो आप इंजर्ड नहीं होंगे, ये आपका प्रिवेंशन है कि आप इंजर्ड ना हो। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमने यहाँ पर क्या लिखा था, नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये है कॉज है हमारा स्पोर्ट्स इंजरी का। हमें प्रिवेंट क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रॉपर यूज करना है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का अपने गेम के हिसाब से। अवॉइड ओवर ट्रेनिंग यहाँ पर लिखा हुआ था, अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, तो यहाँ पर था लैक ऑफ फिटनेस, लैक ऑफ फिटनेस था, हम यहाँ पे फिटनेस कर ही नहीं रहे थे। प्रिवेंशन में क्या करना है हमें, अगर हम प्रिवेंशन में अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो ओवर ट्रेनिंग अवॉइड करना चाहिए। ओवर ट्रेनिंग करने से भी रिपीटेटिव मूवमेंट, उस प्रेशर देने से, उस चीज़ पे कंटिन्यूसली प्रेशराइज करने से भी इंजरीज होती हैं। प्रॉपर कूलिंग डाउन था, यहाँ पे प्रॉपर वार्म अप था, इम्प्रॉपर वार्म अप था, हमने यहाँ पर प्रॉपर कूलिंग डाउन लिखा हुआ है। कूलिंग डाउन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, जब आपका जो जिम है खत्म हो गया, योगा सेशन है खत्म हो गया, ट्रेनिंग सेशन है खत्म हो गया, देन आफ्टर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, तब भी खत्म होने के तुरंत बाद तो लो होता नहीं है। अगर आप उसको ख़त्म करके अपने नॉर्मल रूटीन पे लग जाएंगे तो चांसेस हैं कि आपकी बॉडी उतने अच्छे तरीके से कूलिंग डाउन नहीं कर पाई। इसीलिए जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद फॉलो करना चाहिए हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सरसाइज। सभी की अलग अलग कूलिंग डाउन मेथड होती है, बट जनरली जो एक सभी में जो कॉमन होता है वो होता है डीप ब्रीथिंग। हमारी बॉडी को डीप ब्रीथिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जब भी हम वार्मिंग अप, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आज आपको एक क्विक रिवीजन भी करा दिया है कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है और क्या क्या हमें अभी आगे जो पढ़ना है। वो हमारा फर्स्ट एड बचा हुआ है, कॉजेज बचा हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, राइट। फर्स्ट एड बचा है, ट्रीटमेंट बचा है, ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।